Hi guys, welcome to Giri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम स्टार्ट करेंगे अपना द हिंदू का एनालिसिस। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं, इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं हम, ठीक है। 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है। अगर आप पहली बार आए हैं और आपको एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। द हिंदू एनालिसिस में क्या होता है, यहाँ पर जितनी भी द हिंदू में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो मैं आपके लिए मार्क करके लाती हूँ, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी निकाल कर लाती हूँ और आपको समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ एक स्टोरी फॉर्मेट में इसलिए ताकि आप लर्न कर पाएँ और फिर साथ ही साथ नोट्स भी हम बना लेते हैं, ठीक है ना। नोट्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि मुझे पता है कि करंट अफेयर्स रिवाइज कर करके ही याद होती है। अगर आपको लर्न करनी है तो रिविजन जो है आपके नोट्स में से हो जाती है, राइट। उसके बाद और क्या करते हैं हम, बस। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स जो हैं वो हर संडे मैं पिक करती हूँ। लास्ट 7 डेज के कमेंट्स पिक किए जाते हैं, ठीक है। और हाँ, और जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। वो संडे वाली वीडियो में लाइव में आती हूँ, कभी भी संडे को लाइव आती हूँ और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे जाती हूँ, ठीक है जी। और आप हमारी वेबसाइट विजिट करते हैं, loggery.in कर सकते हैं। तो लॉग, बहुत बच्चों का क्वेश्चन है कि loggery.in क्यों है, एजुगिरी क्यों नहीं है। क्योंकि लॉगरी मेरा पहला प्यार है तो हाँ, पहला प्यार मतलब पहला यूट्यूब चैनल मेरा वही था। और क्योंकि लॉगरी एजुगिरी एक ही है बट कंटेंट जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स का भी है, तो यार हमने अलग अलग नहीं लिया, ठीक है। तो एक ही पर है। तो करंट अफेयर्स के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पर MCQs मिल जाएंगे जो कि बहुत बहुत हेल्पफुल हैं। जनवरी 2024 के अपलोड हो रहे हैं, यहाँ पर 10 टेस्ट प्लस ही अपलोड होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अब मैं बैठकर 15 टेस्ट बनाने के चक्कर में फालतू के क्वेश्चंस नहीं बनाऊंगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, जो बनते हैं वो बनाऊंगी, ठीक है। ये ₹250 के हैं। इसके अंदर आपके एक्स्ट्रा सोर्सेज में से भी क्वेश्चंस उठा करके मैंने कवर करवा दिए हैं, ताकि आपका जो वो डर है ना कि कहीं क्वेश्चन बाहर से ना आ जाए, वो भी कवर हो जाए। उसके बाद न्यूज़ क्या मिलता है, डेली एनालिसिस, डेली नोट्स जो मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, ₹100 में मिलते हैं वो, ठीक है ना। और हमारे पास लेक्चर्स भी हैं करंट अफेयर्स के। ये जो पीछे से आवाज़ आ रही है इसको इग्नोर कर दो, एज्यूम करो ये आ ही नहीं रही है, लेट द नॉइज बी ज़ीरो, ठीक है। लेक्चर्स हैं करंट अफेयर्स के, ये मई से लेकर नवंबर तक के हैं। दिसंबर भी बहुत जल्द आ रहा है, मैंने कर दिया दिसंबर पार्ट 1, दिसंबर पार्ट 2 भी हो जाएगा। एंड फिर जनवरी तो इस बार मैं बिल्कुल टाइम पर लेकर आऊँगी, ठीक है। अब से टाइम से होंगे, ये मैंने पिछले से स्टार्ट कर दिए थे थोड़ा जोश में आकर। तो ये करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं, कंपाइलेशंस हैं, ठीक है। और हमारे पास मॉक टेस्ट भी हैं, स्लैट, CUT PG, MHCET 3 और 5 ईयर के, वो भी आप बाय कर सकते हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, ठीक है ना। 75th रिपब्लिक डे। ना रिपब्लिक डे क्या होता है, वाई रिपब्लिक डे? इंडिपेंडेंस डे पे तो हम इंडिपेंडेंट हुए, ब्रिटिशर्स हमको बाहर फेंक निकाला था हमने अपने देश से। रिपब्लिक डे क्या है? रिपब्लिक डे को हमने अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फुली अडॉप्ट करी थी, ठीक है ना। तो हम रिपब्लिक बने थे एंड तो इसलिए 75th रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया। 75th रिपब्लिक डे की इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है कि ये 75th रिपब्लिक डे था। और इसी 75th रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन थे? इमैनुअल मैक्रॉन। इमैनुअल मैक्रॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये हर एग्जाम में देखा जाता है, एवरी एग्जाम। बड़ा ही फेमस PYQ है, हलवा क्वेश्चन कहते हैं उसको हम, ठीक है। हलवा क्वेश्चन मतलब 100% आएगा ही आएगा ये एग्जाम में। तो इस बार के जो 75th रिपब्लिक डे हमारा था, उसके चीफ गेस्ट कौन थे? फ्रांस के प्रेसिडेंट। किसी ने लिखा हुआ था कि PM कौन है? फिर PM जो है वो ओपनली गे हैं, अभी अपॉइंट हुए हैं, यंगेस्ट PM अपॉइंट हुए हैं फ्रांस में। उनका नाम जो है आप मुझे बता सकते हो इन द कॉमेंट्स, बट ये जो है ये प्रेसिडेंट है और इमैनुअल मैक्रॉन है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे, अब यहाँ पे डील्स भी हुई हैं हमारी इनके साथ। डील्स जो हैं वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। हमारी हेलीकॉप्टर बनाने की डील हुई है, इंजन बनाने की डील हुई है फ्रांस के साथ, पर यहाँ पे थोड़ी बहुत और भी डील्स हुई हैं, तो पढ़ लेते हैं। इंडिया एंड फ्रांस हैव अनाउंस्ड अ डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। तो इंडिया और फ्रांस ने, ये साथ साथ लिख भी लेते हैं, इंडिया एंड फ्रांस हैव अनाउंस्ड अ डिफेंस इंडस्ट्रियल
रोड मैप, ठीक है ना, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप की डिफेंस और डिफेंस इंडस्ट्रियल की डिफेंस की इंडस्ट्री में, डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, फॉर कोलैबोरेशन, फॉर कोऑपरेशन ऑन डिफेंस प्रोडक्शन, future collaboration, on co-design and co-development of military hardware। तो जो मिलिट्री हार्डवेयर मतलब चीज़ें बन रही हैं, सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर, ठीक है, कुछ बन के हाथ में आएगा। सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर वाला होता है, सॉफ्ट, ठीक है, हाथ पकड़ तो नहीं सकते हम सॉफ्टवेयर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाया है फ्रांस के साथ मिलकर, जिसके अंदर हम मिलिट्री का जो सामान है वो इकट्ठे मिलकर को डिज़ाइन करेंगे, उसको डिज़ाइन भी करेंगे, डेवलप भी साथ में करेंगे मिलिट्री के हार्डवेयर को। ये हमारा उनके साथ अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद एज वेल एज की अग्रीमेंट्स ऑन स्पेस कोऑपरेशन पे भी अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। द टू साइड्स आल्सो साइंड अ न्यू अग्रीमेंट फॉर अ डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप दैट विल सी देम कोलैबोरेट ऑन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। तो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में भी इन्होंने कोलैबोरेट किया, तो ये भी रेड पेन से लिखेंगे, ठीक है ना। न्यू अग्रीमेंट, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस signed new agreement for a defense space partnership that will see them collaborate on, इसके थ्रू इसमें कोलैबोरेट करेंगे, कोलैबोरेट ऑन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। किस पे कोलैबोरेट करेंगे, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस पे कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है ना। MOU ऑन कोऑर्डिनेटिंग सैटेलाइट लॉन्चेस अलॉन्ग विद अदर एग्रीमेंट्स ऑन पार्टनरशिप इन एनर्जी, डिजिटल हेल्थ, एग्रीकल्चर। इस पे क्या है, तो मेन जो हमारे होते हैं हम वही नोट करते हैं, ऐसे हर चीज़ पे नोट नहीं करते क्योंकि हर चीज़ पे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। इन दो में आता है वो करेंगे। Mr. Modi's visit to Paris last July, officials said that at least one joint venture for the local manufacture of civilian helicopters was agreed between Airbus and Tata। ये हुआ है अग्रीमेंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर डिटेल में हम नोट्स बनाएंगे, PhD करनी पड़ेगी इसके अंदर हमें। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन हैंडेड ओवर द कुटाई आमिर कम्युनल हारमोनी अवार्ड 2024 टू अल्ट न्यूज़ को फाउंडर मोहम्मद जुबैर। तो यहाँ पे तमिलनाडु ने लिखेंगे रेड पेन से, तमिलनाडु awarded कुटाई अमीर communal harmony award 2024 to Alt News co-founder मोहम्मद जुबैर। तो यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर थे, CM हैं मतलब थे नहीं सॉरी, तमिलनाडु CM अवॉर्डेड कोटाई आमिर कम्युनल हारमोनी अवार्ड 2024 टू अल्ट न्यूज़ को फाउंडर, ठीक है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस पे, ड्यूरिंग रिपब्लिक डे celebrations। Mr. Zubair, a native of Krishnagiri district, has been analyzing through his portal the veracity of the news on social media. His work helps to prevent occurrence of violence in society likely to be caused by fake news। तो यहाँ पर ये किसकी बात कर रहे हैं, मार्च 2023 के अंदर किसी ने वायरल कर दिया था कि तमिलनाडु के अंदर जो बाहर से वर्कर्स आए हुए हैं, स्पेशली बिहार यूपी से आए हुए हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है, उन पर अटैक्स हो रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो न्यूज़ के फाउंडर हैं इन्होंने ये क्लैरिटी लेकर आने में बहुत हेल्प करी थी तब, ठीक है ना। तो इसलिए इनको ये अवार्ड जो है ये दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है, ये अवार्ड का नाम कौन से न्यूज़ के फाउंडर हैं, ठीक है, इनको दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे।
While the photograph of a golden tiger shared by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma on X on National Tourism Day. अब देखो यहाँ पे हमें क्या डे बता गए हैं कि नेशनल टूरिज्म डे कब होता है. नेशनल टूरिज्म डे. यहाँ पर कोई CUET UG वाला बैठा है कोई CUET UG वाला. भैया तुम नोट कर लो, तुम्हारे एग्जाम में ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है. 25 जनवरी को, ठीक है, जैसे हमने याद किया था ना 25 दिसंबर को, 25 जनवरी को मैंने एक और चीज़ भी तुम्हें याद कराई थी. 25 दिसंबर को क्या होता है? मैरी क्रिसमस, ठीक है ना, है ना. और यहाँ पर 25 जनवरी को एक तो नेशनल टूरिज्म डे होता है. 25 जनवरी को एक और दिन भी मैंने तुम्हें बताया है. कौन बताएगा? बता दो यार, बता दो. मुझे लग रहा है कुछ इलेक्शन से रिलेटेड. हाँ, कुछ इलेक्शन से रिलेटेड लग रहा है. बताओ इन द चैट सेक्शन. हाँ, बता दो. नेशनल वोटर्स डे. नेशनल वोटर्स डे भी 25 नेशनल वोटर डे. नेशनल वोटर्स डे, नेशनल्स नहीं, वो भी 25 जन को है. नेशनल टूरिज्म डे भी 25 जनवरी को है. ठीक है, ओके, दोनों दिन एक ही दिन है. ठीक है ना, तो घूमने भी जाओ और वोट भी डालाओ, ऐसा. ठीक है. नेचर एंथुसियास्ट स्पेल बाउंड, तो वहां पे क्या दिखे? कौन सा टाइगर? गोल्डन टाइगर दिखे. कहाँ पे? गोल्डन टाइगर इन असम, काजीरंगा नेशनल पार्क. अब यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन बन गए. देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? गोल्डन टाइगर कहाँ पे पाया गया? ठीक है ना, और टूरिज्म डे कब है? 3 क्वेश्चन ही बने. चौथा मैंने तुम्हें बता दिया कि नेशनल वोटर्स डे भी 25 जनवरी को ही होता है. सॉरी फॉर द बर्प. New Aadhaar cards and PDF versions of the identity document have started including a more explicit disclaimer that they are a proof of identity, not of citizenship or date of birth. So, Aadhaar cards have disclaimer that they are a proof of identity. Proof of identity है कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैं ये हूँ और मैं आधार कार्ड दिखा रही हूँ तो ठीक है, मैं ये हूँ, बट वो मेरी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है. नॉट ऑफ सिटीजनशिप. ठीक है ना, अगर मैं कह रही हूँ मैं इंडियन हूँ तो मुझे कोई और डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा. मेरी सिटीजनशिप का प्रूफ आधार कार्ड नहीं कर पाएगा. और डेट ऑफ बर्थ का भी वो नहीं है. ठीक है ना, सिर्फ आइडेंटिटी है. अगर मैं कह रही हूँ मैं ये हूँ तो मेरा आधार कार्ड है, पर डेट ऑफ बर्थ के लिए मुझे कोई और डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा. ठीक है, कोई और डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा. तो यहाँ पे आधार जो है किसके लिए यूज कर सकते हैं हम? किसके लिए? सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड है वो हमारा. ठीक है, सिटीजनशिप और बर्थ का प्रूफ नहीं माना जाएगा. ये डिस्क्लेमर में लिखकर आने लगे. आधार कार्ड हैज नेवर बीन प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एज फॉरेन नेशनल्स. क्यों नहीं है? एज फॉरेन नेशनल्स are also eligible to obtain one if they have been living in India for 180 days. ठीक है ना, अगर इंडिया में 180 डेज के लिए एक फॉरेनर रह जाता है उसको भी मिल जाता है ये. However, different governments departments accepted for purposes reserved for citizens or adults. For instance, the Election Commission of India explicitly accepts Aadhaar as a proof of birth. अब नहीं करेगा, मतलब ये बता रहे हैं कि करते हैं अभी, बट ये नहीं अलाउड है. द IDs also include a warning that authenticating them offline need to be done scanning the QR code. तो QR कोड जो है उसको स्कैन करके आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो. अथॉरिटी जो आधार से डील करती है वो कौन सी है? UIDAI, that is Unique Identification Authority of India. Unique Identification Authority of India. Unique Identification Authority of India. ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म है. उसके बाद आगे चलेंगे. दिस इनवैलिडिटी ऑफ आधार फॉर यू. छोड़ दो बस. अच्छा, यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछती हूँ देखने के लिए तुम्हें. चलिए अब इसका आंसर दीजिए.
ठीक है, गिव मी द आंसर, फिर मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया। आधार कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? बर्थ प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, सिटीजनशिप प्रूफ, ऑल ऑफ द अबव। आंसर जो है कमेंट्स में लिख देना, ठीक है, मैं पिन कर दूंगी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यस ये बता देना तो पता चल जाएगा मुझे कि मैं समझ में आया या नहीं। एंड ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट मार्च डाउन कर्तव्य पथ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो कर्तव्य पथ है जहाँ पे ये मार्च होती है उसको पहले राजपथ बोला जाता था, ठीक है ना, कि राजा का पथ, बट इसका नाम अब कर्तव्य पथ रख दिया गया है, चेंज कर दिया गया था लास्ट ईयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज। और या देखो मेरा जो डब्ल्यू होता है ना, मैं ऐसे लिखना होता है डब्ल्यू, मैं ऐसे लिख देती हूँ जल्दी जल्दी में, तो बस समझ जाना जो नए बच्चे हैं। डब्ल्यू ये डब्ल्यू और यू का थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। कंटिजेंट मार्च्ड डाउन कर्तव्य पथ फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। ये फर्स्ट टाइम ऑल वुमेन था, ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट, ट्राई सर्विसेज आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ, पहली बार, तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद राजस्थान गवर्नर कलराज मिश्रा ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स टू प्रिपेयर अ रोड मैप फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्टेट्स इकोनॉमी। राजस्थान गवर्नर अनाउंस्ड formation of economic revival task force to prepare a roadmap for strengthening the state's economy। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सी स्टेट ने इकोनॉमिक टास्क फोर्स का रिवाइवल किया 2024 में? राजस्थान ने किया। क्यों किया? इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स दोबारा बना दी है राजस्थान ने। क्या करेगी ये? स्ट्रेंथन करेगी स्टेट की इकोनॉमी को, रोड मैप प्रिपेयर करेंगे फॉर स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, ठीक है। बस यही नोट करना है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा। कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा। कौन बने हैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर? भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा भजन करेंगे अपने लाल के साथ, शर्मा जी, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। एंड ऑल वुमेन ट्राई सर्विस, ये मैंने दोबारा से कर दिया, ये रिपीट मार दिया। 2 weeks ago on January 8 द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे बिल्किस बानो वाले केस की बात हो रही है, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है बिल्किस बानो वाले केस की। जो डेट होगी वो आपको कमेंट्स में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगी यार, ऐसे तो हम नोट्स ना रेपिटेटिव से ही बन जाएंगे, ठीक है ना। के बाद यहाँ पर तो जस्टिस बीवी नगरत्ना ने ये जजमेंट जो है ऑर्डर करी है, ठीक है ना। उन्होंने प्लूटो के बारे में बात करी, बट हमें इसमें इतनी डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने ये वाली न्यूज़ पहले भी पढ़ी थी कि कुछ स्टेट्स के अंदर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट हो रही है कि लोगों को इजराइल भेजना है काम करने के लिए, जैसे टाइल लगाना, जो लेबर जॉब्स होते हैं, शटरिंग, कारपेंटिंग, आयरन बेंडिंग के लिए। तो यहाँ पे नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी एंड इजरायली गवर्नमेंट एजेंसी, पॉपुलेशन इमिग्रेशन बॉर्डर अथॉरिटी, यूपी गवर्नमेंट पुट ऑन एडवर्टीजमेंट फॉर 10,000 जॉब्स इन इसराइल। तो यहाँ पर लिखेंगे Indian Government Agency, National Skills Development Corporation, that is NSDC, and the Israeli Government Agency, Population Immigration and Border Authority, FIBA, the UP government has put advertisements for 10,000
जॉब्स इन इजराइल। ठीक है ना। तो यहाँ पर हरियाणा हरियाणा के अंदर भी ये हुआ है, हरियाणा में भी ऐसा ये कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसराइल में काम करते थे वो बेसिकली पैलेस्टीन के थे, और अब पैलेस्टीनियंस के साथ तो ये लड़ाई कर रहे हैं, उन्होंने अटैक कर दिया इनके ऊपर, अब ये ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे इंडिया क्या क्या वो है, इंडिया कह रहा है कि भाई वहाँ पे तो लड़ाई लगी हुई है, वो तो सेफ नहीं है, आप क्यों भेज रहे हो? ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो इंडिया की एजेंसी है, वो पीबा जो कि इसराइल की एजेंसी है उसके साथ मिलकर ये जो मतलब फॉर जॉब्स लाइक कारपेंट जॉब्स इंक्लूड कौन सी शटरिंग कारपेंटर, ठीक है, शटरिंग कारपेंटर, ठीक है, आयरन बेंडिंग, ये वाली जो चीज़ें हैं उनके लिए जॉब्स निकाली हुई है। ठीक है जी। किसने निकाली है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, इसकी फुल फॉर्म पीबा इसराइल की है। इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाली और रिक्रूट भी करे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो आर रिक्रूटिंग पीपल। ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? वॉर चल रही है इसराइल में, तो इसराइल इज नॉट अ सेफ कंट्री, इसराइल इज नॉट अ सेफ कंट्री। ठीक है ना। तो ये बात चल रही है। चलिए आगे चलते हैं, हमें पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। उसके बाद नेशनल फ्लैग, एज पीपल पेशेंटली वेटेड फॉर द सन टू शाइन, द नेशनल फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड बाय मेजर सौम्या शुक्ला, विच वॉज फॉलोड बाय नेशनल एंथम विद अ बूमिंग 21 गन सल्यूट given with the indigenous gun system 105 Indian field guns. A band of 212 women artists then skillfully played folk and tribal percussion instruments such as conch, तो इन्होंने tribal instruments जो हैं वो play करे, and nagada from different corners of the country in a historic first. ठीक है ना, different corners of the country. That's nice. The enchanting performance symbolized the strength and prowess of women. तो ये भी नोट करेंगे, ये भी पहली बार हुआ है। A band of 112 women artists then skillfully played folk and tribal instruments from different corners of the country in a historic first. ये भी फर्स्ट टाइम हुआ कि डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री से इन आर्टिसंस ने इंस्ट्रूमेंट्स जो कि फोक और ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो प्ले करे। द पैरेड हैज इट्स रनिंग थीम एस्पिरेशंस टू अ विकसित भारत। पैरेड हैड थीम एस्पिरेशंस टू बी अ विकसित भारत। विकसित भारत क्या है? विकसित भारत इज कि हमको डेवलप्ड कंट्री बनना है, कि हमको डेवलप्ड इंडिया बनना है। एंड भारत लोकतंत्रता लोकतंत्रता की मटरुका, इंडिया अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो ये दो थीम्स के ऊपर जो पैरेड थी वो बेस्ड थी। ठीक है। कल्चरल वाइब्रेंसी दिखी। उसके बाद फर्स्ट टाइम एवर, ये भी फर्स्ट है, ये थर्ड पॉइंट बन जाएगा। फर्स्ट टाइम एवर फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स joined the fly past over कर्तव्य पथ with two French Rafales with two French Rafales and one A330 MRTT। तो यहाँ पर पहली बार एक बाहर की फोर्स ने हमारी जो फ्लाइंग वाले वो जो होता है उनको ज्वाइन किया। ये फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स थी और उसमें फ्रेंच रफेल्स थे और एक A330 MRRT थी। सिमिलरली द फर्स्ट फ्रेंच रेजिमेंट, जो फर्स्ट फ्रेंच रेजिमेंट, नहीं, द फ्रेंच रेजिमेंट लिखेंगे, द फ्रेंच रेजिमेंट
was the first to have marching contingent at the parade in 2016। पहली बार फ्रेंच की रेजिमेंट ही थी जो मार्चिंग कंटिजेंट निकला, ठीक है ना, 2016 में। The Air Force tableau showcased Atmanirbharta self-reliance which depicted a C-29 transport aircraft। मतलब एयर फोर्स वाला था जो सेल्फ रिलायंस का कि हम खुद चीज़ें बनाएंगे, we need to make things by ourselves। The President's Standard is the highest honor bestowed by the Supreme Commander of the Armed Forces to a military unit। तो ये हम पढ़ेंगे आगे क्या है। On Republic Day, President Draupadi Murmu and her French counterpart Emmanuel Macron traveled from Rashtrapati Bhavan in a ceremonial procession in a colonial-era open-house drawn buggy। ठीक है ना। President of India and France traveled in a colonial-era open horse-drawn buggy। ठीक है ना। बग्गी रिटर्न करी आफ्टर, रिटर्नड आफ्टर, लिख लो बग्गी रिटर्नड आफ्टर, बग्गी रिटर्नड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर 40 ईयर्स। पहले लिमोजिन में आना स्टार्ट कर दिया था, अब घोड़ों के साथ ही आ रहे हैं, कहते घोड़े सही हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द बगी वॉज यूज्ड बाय वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द buggy was used by the Viceroy of India। ठीक है ना, सर अपने साथ हर जगह लेके जाते थे। बे एंड डार्क बे हॉर्सेस, द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड इज द सीनियर मोस्ट। ये हमने पहले भी पढ़ा था। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड is the senior most regiment of the Indian Army। The Republic Day is special for this elite regiment as this Republic Day was special for this regiment as Angrakshak have completed 250 years of service since their raising in 1773। तो भाई इनको 250 ईयर्स हो गए इन सर्विस। ठीक है ना। तो यहाँ पर अंगरक्षक जो हैं, जो कि प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड हैं, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड हैं, उनको 250 ईयर्स हो गए। वो उन मतलब 1773 में इस्टेब्लिश हुए थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेजिमेंट इज वंस अगेन कैरिंग इट्स टू स्टैंडर्ड्स। मतलब बहुत, इट इज़ द ओनली रेजिमेंट, लिख लो, इट इज़ द ओनली रेजिमेंट, the only regiment, it is the only regiment which is permitted to standards। मतलब recognize है। हमने standards के बारे में पढ़ा था, standards के बारे में हमने पढ़ा था, standards के बारे में हमने क्या पढ़ा था, that highest honor, standards क्या है, highest honor bestowed by the Supreme Commander of the Armed Forces to a military unit in recognition
ऑफ सर्विस रेंडर्ड टू द नेशन। ठीक है ना, तो दैट इज स्टैंडर्ड। ये अकेली है जिसके पास 2 स्टैंडर्ड्स हैं, अलाउड हैं 2 स्टैंडर्ड्स। The Military of Culture tableau on Republic Day depicted the history of democracy from ancient India to current times using 3D electronic depiction technology. The tableau theme Bharat, Mother of Democracy carries figures of Dr. B.R. Ambedkar. ठीक है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का भी टैब्लू था अपना, तो क्या ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टैब्लू। वो जो झांकियाँ निकल रही होती हैं जो देखकर मजा आता है, ठीक है ना, उसके अंदर उन्होंने हिस्ट्री डिपिक्टेड हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी की जो हिस्ट्री है वो। थीम क्या था? थीम्ड भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या था? भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, कैरिंग फिगर्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हैंडलिंग ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन टू द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बी आर अम्बेडकर इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हैंडलिंग ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन टू द कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है ना, पहले प्रेसिडेंट को वो दे रहे थे राजेंद्र प्रसाद। तो इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, तो यहाँ पर वाइल द ट्रेलर हाउसेस बुद्धा एंड जैन ये था। ठीक है, उन्होंने पूरा दिखाया। उसके बाद ये लिखना है तो लिख सकते हो, एनामॉर्फिक कंटेंट इज imagery that appears normal when viewed from a particular point or with a suitable mirror or lens, while Unreal Engine is used for game development। ठीक है ना, मतलब रियल लगती है बट वैसे डेवलप करने को करी जाती है। इसके ऊपर सर्च करनी पड़ेगी मुझे भी। द सेकेंड ट्रैक्टर शोज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स ट्रेलर शोज डिस्प्ले ऑफ हम्पी एंड ये वो। नहीं बस ये इतना लिख लिया ना, इतना बहुत है, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत है। मैं ये देख रही थी कि क्वेश्चन बन सकता है या नहीं बन सकता। ओला ग्रुप की जो ओला ग्रुप्स एआई फर्म, क्या नाम है ओला ग्रुप की एआई फर्म का? क्रू ट्रिम। ठीक है ना, वो यूनिकॉर्न बन गई है। यूनिकॉर्न क्या होता है? जिसकी वैल्यूएशन, जो प्राइवेटली ओन कंपनी और उसकी वैल्यूएशन जो है वो 1 बिलियन से ऊपर हो जाए तो उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है ना, तो ओला की जो पहले तो ओला की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी कौन सी है? क्रूट रिम। ठीक है ना, अब इसको कैसे याद करें? क्रूट ट्रिम, हाँ बाल। क्रू जो है कृतुका एक लड़की का नाम था, कृतुका, वो अपने बाल ट्रिम कराने गई थी, तो क्रू ट्रिम ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद इंडिया फर्स्ट इंटेलिजेंस, ये क्या बनी? इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न बनी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ओला की जो एआई का नाम है क्या है? क्रू ट्रिम। अब यहाँ पर ये हमारे बड़े नोट्स बनेंगे, तो बनाते आइए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमारे तो नोट्स बहुत ज़्यादा बड़े बन रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हम कर ही नहीं सकते याद। देखो यार, मैं आपको, अगर आपने मेरी कोई इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है तो मैं बार बार बोलती हूँ कि क्लास के बाद 30 मिनट्स रिविजन पे लगाओ। ठीक है, अगर आपको जानना है कि कैसे वो रिविजन करनी है, वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आप 30 मिनट्स हर रोज़ क्लास के बाद अपनी रिवीजन पे लगा रहे हो ना, तो हो ही नहीं सकता कि आपको ना याद हो। ठीक है ना, और फिर वीकेंड पे दोबारा से कर रहे हो, मंथ के एंड में दोबारा से कर रहे हो। देखो, मल्टीपल रिविजन्स करनी पड़ेंगी करंट अफेयर्स की। यहाँ से नहीं करोगे, कहीं और से करोगे। खुद के नोट्स में से तो अब ईजी है क्योंकि समझा हुआ है, याद करना आसान है। कोई और नई फ्रेश चीज़ उठाओगे, उसमें से याद करोगे, वो और डिफिकल्ट होगा क्योंकि समझा हुआ भी नहीं है।
तो याद रट्टा मारना डिफिकल्ट होगा, समझा हुआ याद करना थोड़ा आसान होता है। तो अगर हाउ टू रिवाइज वाला देखना, वैसे मैंने देखा हुआ है, मैंने करा हुआ है वीडियो हाउ टू लर्न एंड रिवाइज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए। अगर आपको फ्रेश वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में अपने प्रॉब्लम जरूर पूछिए वो वीडियो देखने के बाद कि अच्छा आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं उस वीडियो में आंसर किया, ताकि जो नई वीडियो मैं बनाऊँ फिर उसमें कुछ नया करूँ। ठीक है ना, ऐसी रिपीटेशन करने का तो कोई फायदा नहीं है। एयरबस टाटा टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, तो ये लिखेंगे एयरबस एंड टाटा टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे इन द बैकड्रॉप ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन विजिट टू इंडिया, एयरबस हेलीकॉप्टर हैज अनाउंस्ड दैट इट इज पार्टनरिंग विद टाटा ग्रुप टू एस्टैब्लिश अ फाइनल असेंबली लाइन फॉर सिविल हेलीकॉप्टर्स। ठीक है ना, तो ये पूरा लिख लेते हैं, एयरबस हेलीकॉप्टर पार्टनरिंग विद टाटा ग्रुप to establish a final assembly line, that is FAL, for civil helicopters in the country। ठीक है ना, सिविल हेलीकॉप्टर्स के लिए, मतलब वॉर के लिए या मिलिट्री के लिए नहीं, सिविल हेलीकॉप्टर्स के लिए यूज़ करेंगे। वैसे मिलिट्री के लिए भी जा सकते हैं बट वो सिविल होंगे, उसमें कुछ ऐसा मिलिट्री वाला वाइब नहीं होगा। ठीक है ना, इन द कंट्री मेकिंग इट इंडिया फर्स्ट असेंबली फैसिलिटी इन द प्राइवेट सेक्टर, तो ये तो हमने टाइटल में ही नोट कर लिया था कि ये फर्स्ट है। ठीक है, उसके बाद अंडर दिस पार्टनरशिप FAL विल प्रोड्यूस एयरबस बेस्ट सेलिंग will produce Airbus best-selling H125 single engine सिविल हेलीकॉप्टर। तो ये कौन सा हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस करेंगे? ये वाला। नाम क्या है हेलीकॉप्टर का? असेंबली लाइन तो आ रही है बट कौन सा हेलीकॉप्टर? ये वाला हेलीकॉप्टर है, दैट इज H125 सिंगल इंजन सिविल हेलीकॉप्टर फॉर इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू सम ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है ना, फॉर इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू नेबरिंग कंट्रीज अंडर द पार्टनरशिप टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। तो अब यहाँ पे टाटा का भी पूरा नाम क्या है? टाटा एडवांस्ड सिस्टम, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, अ subsidiary of Tata Group will set up the facility along with Airbus helicopter। ये फैसिलिटी कौन किसके बीच में है? देखो यहाँ पे ना कुछ नाम है, ठीक है, एयरबस हेलीकॉप्टर है पूरा नाम, ठीक है ना, और टाटा ग्रुप में किस कंपनी का क्या नाम है? टाटा एडवांस सिस्टम्स, जो टाटा ग्रुप की सब्सिडरी है, बहन है टाटा ग्रुप की, उन्होंने एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ ये डील साइन करी है। ठीक है ना, और इसके अंदर ये क्या करेंगे? असेंबली लाइन लगाएंगे, क्या बोल रहे हैं इसको? फाइनल असेंबली लाइन लगाएंगे, जिसके अंदर कंट्री के लिए, इंडिया के लिए और बाहर की कंट्रीज के लिए भी क्या है हेलीकॉप्टर का नाम? हेलीकॉप्टर का नाम है H125 सिंगल ग्रुप इंजन सिविल हेलीकॉप्टर। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर बनेंगे। ठीक है ना, एयरबस एंड टाटा हैव ऑलरेडी सेट। अब यहाँ पे ये जो पुराने इनके दोस्ती है, मतलब जो एग्रीमेंट्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं एयरबस एंड टाटा आर ऑलरेडी setting up a FAL in Vadodara for C295 military transport
aircraft as part of contract to supply 56 aircraft to the Indian Air Force। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एयरबस और टाटा जो है पहले भी एक साथ काम कर रहे हैं। C-25 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट की FAL कहाँ पे सेट करिए, वडोदरा गुजरात में। क्या सप्लाई करेंगे, 56 एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन फॉर टू इंडियन एयरफोर्स। ठीक है ना। The FAL in India will undertake the integration of major components, assembly line. As Airbus said in the statement, it will also do testing, qualification, delivery. The FAL will take 24 months to set up। ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट उनका 24 months to set up, फर्स्ट मेड इन इंडिया, ये लिख लीजिए, फर्स्ट मेड इन इंडिया H125 are expected to commence in 2026 में ये पहले डिलीवर हो जाएंगे, पहला वाला आ जाएगा। ठीक है ना। बेस्ट सेलिंग सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है ये, और ये इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट पे भी लैंड किया है। H125 इज द ओनली हेलीकॉप्टर टू हैव लैंडेड ऑन माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट पे भी लैंड किया हुआ है, टू डेमोन्स्ट्रेट कि हाई ऑल्टीट्यूड्स एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर के अंदर भी ये काम करता रहता है। और क्या है, हेलीकॉप्टर एयरबस इज अ मेंबर ऑफ ठीक है ना। मतलब ये बहुत टॉप नॉच हेलीकॉप्टर है, और 38 मिलियन फ्लाइट आवर्स है इसके। ठीक है ना। मतलब बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर जो है वो ये है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें दोबारा से रिवीजन मारें, क्योंकि इतना कुछ हमने लिख लिया है, तो एयरबस और टाटा की डील हुई है कि वो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन लगाएंगे, प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन। ठीक है ना। अब इसके अंदर जो असेंबली लाइन है, फाइनल असेंबली लाइन होगी इंडिया के अंदर, कहाँ पे सेटअप होगी, अभी ये एयरबस हेलीकॉप्टर्स और टाटा वाले जो हैं वो डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। सिविल हेलीकॉप्टर्स बनाएंगे, मिलिट्री नहीं बनाएंगे, और प्राइवेट है ये, प्राइवेट उसके लिए। H125 सिंगल इंजन सिविल हेलीकॉप्टर इनका नाम है। इंडिया में भी ये बेचेंगे और बाहर की नेबरिंग कंट्रीज में भी। टाटा की जो फुल कंपनी का नाम है वो क्या है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक है। और यहाँ पर जो एयरबस और टाटा जो है वो मिलिट्री वाले एरिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। C-29 की FAL जो फाइनल असेंबली लाइन है वो वडोदरा में इन्होंने लगाई है। ठीक है। 56 एयरक्राफ्ट इनको डिलीवर करने हैं इंडियन एयरफोर्स को। ठीक है। ये जो हेलीकॉप्टर है ये फर्स्ट मेड इन इंडिया H125 जो है 2026 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया में बन जाएगा। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसने, ठीक है ना, इज द ओनली हेलीकॉप्टर, H-20 इज द ओनली हेलीकॉप्टर जो माउंट एवरेस्ट पे लैंड किया हो। इंपॉर्टेंट, जो माउंट एवरेस्ट पे लैंड किया हो। ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। मैन पुट टू डेथ यूजिंग नाइट्रोजन इन USA। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अल्बामा यूजेस नाइट्रोजन गैस टू एग्जीक्यूट कन्विक्ट। यहाँ पे लिखेंगे अलाबामा uses nitrogen gas to execute convict। ठीक है ना। डेथ पेनल्टी क्या होती है, किसी ने कोई क्राइम करा और उसके अंदर उसको मारने की सजा दे दी कि इसको मार दो, डेथ सेंटेंस, डेथ पेनल्टी दी। कैसे, नाइट्रोजन गैस यूज करी USA की कौन सी जगह में, अलाबामा में। ठीक है ना। ओबामा याद है, अलाबामा, ओबामा। ठीक है ना। बामा तो आ गया यहाँ पे, अलाबामा। ठीक है ना। चल अब यहाँ पर अ मैन पुट टू डेथ यूजिंग नाइट्रोजन गैस अपीयर टू शेक एंड कॉन्वल्स ऑन द गुर्ने एज। ठीक है ना। तो अल्बामा में ये हुआ है, एंड
यूएस एट द फोर फ्रंट। अब यहाँ पर ये नाम लिखते हैं किसको पनिशमेंट मिली है, केनेथ यू। तो ये है जिसको डेथ सेंटेंस दी गई एंड इनको नाइट्रोजन मास्क मतलब एक मास्क डलवाया गया था, ब्रीदिंग गैस थ्रू अ फेस मास्क टू कॉज ऑक्सीजन डिप्राइवेशन। तो बेसिकली डेथ सेंटेंस दी नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस यूज करके। तो इट मार्क द फर्स्ट टाइम न्यू एग्जीक्यूशन मेथड, यूएस यूज्ड न्यू एग्जीक्यूशन मेथड। जैसे हमारे इंडिया में तो टांग दिया जाता है, तो यहाँ पर ये न्यू एग्जीक्यूशन मेथड यूज्ड। यूएस in 1982 used lethal injection, was introduced and later became most common method। ठीक है ना, लेटर मोस्ट कॉमन मेथड बन गया। ठीक है ना, तो क्या किया गया था, केनेथ जो है उसको मारा गया। क्यों मारा गया था, बिकॉज ही और शी, मुझे पता नहीं चला क्या है। तो said the execution was justice for the murder of for hire killing 45। ठीक है ना, involved in murder for hire killing of 45-year-old Elizabeth Sennett in 1988। सो बेसिकली क्या हुआ, अल्बामा में, ठीक है ना, यूएसए के अंदर ये जगह है जहाँ पर जो एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस है नाइट्रोजन का यूज करते हुए हुआ। ठीक है ना, अब इसके अंदर उन्होंने बोला कि बहुत आराम से होगा। ठीक है, वुड द पर्सन वुड गो अनकॉन्शियस इन मिनट्स, पता भी नहीं चलेगा उसको, डेथ आएगी बट आराम से आएगी। बट बोला गया ऐसा कुछ भी नहीं था। वी डिडंट सी एनीबडी समबडी गो अनकॉन्शियस इन 30 seconds, but what we saw was minutes of someone struggling for their life, said Mr. Hood who attended the execution। जिन्होंने एग्जीक्यूशन देखी उन्होंने ये बोला कि ऐसे कोई इजी डेथ नहीं थी इसके अंदर। ठीक है, इजराइल मस्ट प्रिवेंट जेनोसाइड। तो आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उनके अगेंस्ट कौन गया इजराइल के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका गया है आईसीजे में इजराइल के अगेंस्ट कि भैया ये जेनोसाइड करे। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ग्रुप, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लोगों को रिमूव करने की कोशिश करी जा रही है, जो इजराइल गाजा में कर रहा है, ऐसा बोला जा रहा है पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट। ठीक है ना, तो आईसीजे ने बोला कि आप मत करिए, ये गलत है। ठीक है, आईसीजे जो है वो कहाँ पर है, द हेग में है। द हेग में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईसीजे के ऊपर। और ये साउथ अफ्रीका इजराइल का जो इशू है विद रिगार्ड टू जेनोसाइड, ये वाले इशू पे भी मैंने नोट्स ऑलरेडी बनवाए हुए हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगी, तो आप देख सकते हैं, कमेंट में कोई ना कोई बता देगा। अब यहाँ पे बात करते हैं स्वीडिश फाउंडेशन, स्वीडिश पीएम रिफ्यूजेस टू, सॉरी गाइस मैं आज ठीक नहीं हूँ थोड़ी, तो पता भी चल रहा होगा एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है, बट क्लास तो करनी है। ठीक है, नाटो मेंबरशिप विद हंगरी, तो ये पढ़ेंगे दोबारा से, इसको पहले लिख लेते हैं। स्वीडिश पीएम रिफ्यूजेस टू नेगोशिएट नाटो मेंबरशिप। अब यार यहाँ पे क्या हुआ, स्वीडन, देखिए 31st मेंबर जो नाटो का है वो कौन बन गया, फिनलैंड बन गया। फिनलैंड और स्वीडन ने एक साथ ही अप्लाई किया था। 32nd मेंबर स्वीडन बनना चाहता है बट नहीं बन पा रहा। देखो कल हमने पढ़ा था कि टर्की ने तो अप्रूव कर दिया, टर्की ने तो मेंबरशिप स्वीडन की अप्रूव कर दी, बट अब एक जना जो नहीं कर रहा है वो कौन है, हंगरी। हंगरी क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हंगरी जो है वो रशिया का बहुत ही, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उसका बहुत ही पक्का दोस्त है रशिया के जो लीडर हैं हंगरी ऑर्बन। ठीक है, हंगरी के सॉरी विक्टर ऑर्बन। ठीक है, वो कभी नहीं चाहेंगे, प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ के। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर उल्फ जो हैं सेड ऑन फ्राइडे ही वुड नॉट नेगोशिएट विद हंगरी ओवर स्वीडन्स नाटो बिड डिस्पाइट बुडापेस्ट नाउ द सोल होल्ड आउट आफ्टर टर्कीज रेटिफिकेशन। हंगरी प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन इन्वाइटेड Ulf to Budapest to discuss the issue. An invitation accepted on Thursday. Invitation accept कर लिया, बट कहता मैं negotiate नहीं करूंगा। देखते हैं क्या होता है। चलिए अब आगे पढ़ेंगे।
तो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि चंद्रयान जो है, ठीक है ना, जो हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ लास्ट ईयर, उसने बहुत मदद करी जापान की स्पेस एजेंसी की। कैसे? जापान स्पेस एजेंसी हैज कंफर्म्ड इट्स मून लैंडर सक्सेसफुली अचीव्ड इट्स पिन पॉइंट लैंडिंग ऑन द मून ऑन जनवरी 19। पिन पॉइंट की जहां पर पर्टिकुलर लैंड करवाना था वहां वो लैंड करवा पाए। द जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी could not confirm the landing precision on the day after the spacecraft solar panels failed to produce the power. JAXA officials knew the lander had performed a controlled descent। तो यहाँ पर इसके सोलर पैनल्स जो थे वो काम करने बंद कर गए थे, बट फिर भी उनको बाद में पता चल गया कि हाँ भाई बढ़िया इसने लैंडिंग करी है। और जो इनका स्लिम, इन्होंने क्या नाम दिया? स्लिम, पतला स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून टच डाउन नियर शियोली क्रेटर। जापान बिकेम द 5th कंट्री टू सॉफ्ट लैंड आफ्टर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंडिंग। ठीक है ना, तो इसके अंदर उन्होंने बोला कि हाँ जो चंद्रयान है हेल्प्ड मून लैंडर मेक पिन पॉइंट लैंडिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम पहले लिख ही लेंगे क्योंकि टाइटल के अंदर ही ये कहा हुआ है। तो चंद्रयान हेल्प्ड Japan's moon lander, Japan's slim, that is moon lander, make pinpoint landing। ठीक है, उन्होंने हेल्प किया उसको पिन पॉइंट लैंडिंग करने में, ये जापान ने बोला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जापान का नोट करेंगे, हमने ये पहले भी नोट किया है। जैक्सा जापान की क्या है? जैक्सा क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है ना, कंफर्म्ड लैंडिंग प्रिसिशन बाय स्लिम। स्लिम क्या है? स्लिम इज स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, ठीक है, किसमें क्या? स्लिम टच डाउन नियर शियोली क्रेटर। Japan became 5th country to soft land a robotic instrument on moon। ठीक है ना, इंडिया बना था 4th। ठीक है ना, तो स्लिम और ये जैक्सा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और जो नेक्स्ट मिशन है मून का, इंडिया और जापान इकट्ठे कर रहे हैं, तो इसकी जो सक्सेसफुल हुआ है, जापान की सक्सेस हमारी सक्सेस में भी हेल्पफुल करेगी, क्योंकि नेक्स्ट मिशन जो है हम इनके साथ ही कर रहे हैं, मून का जो मिशन है। कोलैबोरेटिंग विद फ्रांस ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंजन। देखो अभी तक हमने बात करी थी हेलीकॉप्टर की, ठीक है, वो थी हेलीकॉप्टर वाली स्टोरी हमने कर ली। अब हम कौन सी वाली स्टोरी पढ़ने वाले हैं? अब हम इंजन वाली स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो फ्रांस जो है, जेट इंजन डील विद फ्रांस विल गिव 100% असेस टू टेक। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जेट इंजन डील विद फ्रांस। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्लियर होगा कौन सा इंजन? जेट इंजन डील विद फ्रांस। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोलैबोरेटिंग विद फ्रांस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया collaborating with France on manufacturing an engine for India's 5th generation fighter jet। ठीक है ना, working on its design and development is the subject of ongoing discussion between the two countries। Indian envoy to France Jawed Ashraf has said the new engine is meant to power, ये लिखेंगे, the new engine is meant to power advanced medium
एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, दैट इज AMCA, ठीक है ना, विच इज बीइंग डेवलप्ड। ये एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बन रहा है विच इज बीइंग डेवलप्ड। तो हम जेट इंजन बना रहे हैं फ्रांस के साथ, ठीक है ना। किसके लिए? 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए। 5th जनरेशन फाइटर जेट हमारा कौन सा है? ये है, इसके लिए बन रहा है ये जो नया इंजन है, फ्रांस के साथ मिलकर हम बना रहे हैं इसको, ठीक है ना। अभी बहुत सारी कंपनीज जो हैं इसके अंदर कर रही हैं, डिस्कशन कर रही हैं, जब सामने चीज़ आएंगी तब हम नोट करेंगे। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज अब इसके अंदर द अनाउंस एसेंशली कीप्स यू गोइंग विद द सेम क्रचेस एंड फॉर इज नॉट जस्ट, यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, हम बताएंगे कैसे बनाया है, विच इसेंशली कीप्स यू गोइंग विद एक्सेट्रा। 100 is fully willing to do it with 100%. French multi firm that works in the aerospace and defense sector. So Saffron is fully willing to do it with 100% transfer of technology in design. ठीक है ना। तो यहाँ पर Saffron जो है फ्रेंच मल्टीनेशनल firm that works in aerospace and defense sectors is fully willing to do it with 100% of technology, design, development, technology in design, development, certification, production। तो इन सब की मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमको बताएंगे, ये जो कंपनी है ये कह रही है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। मीनवाइल अब जनरल इलेक्ट्रिक के साथ हमारी यूएस से डील, यूएस इंजन डील, यूएस के साथ भी हमने लास्ट ईयर इंजन डील करी है, वो क्या काम आएगी फिर, ठीक है। तो डील विद जनरल इलेक्ट्रिक is for manufacturing license of the already operating F414 engine, which is set to be manufactured in India by Hindustan Aeronautics Limited. The US government has given all approvals for the deal to companies finalize commercial agreements. तो ये हम किसके लिए बना रहे हैं? F414 इंजन जो है ये बन रहा है, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसमें इन्वॉल्व है। तो ये यूएस वाली डील है जो 2023 में हुई, ठीक है ना। उसके बाद अब आगे चलेंगे। F414 इंजन आर मेंट टू पावर, तो जो F414 इंजन हैं, F414 इंजन आर meant to power indigenous light combat aircraft, that is LCA Mk2, a larger and more capable variant of LCA currently in service. The development of AMCA is planned in 2 phases. AMCA जो है वो 2 फेज में करी गई है प्लान, ठीक है ना। जो AMCA की 2 फेजेस में प्लानिंग है, वन इज, तो यहाँ पर जो F414 इंजन हैं वो किस लिए बन रहे हैं? वो LCA के लिए बन रहे हैं, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए बन रहे हैं, और वो
यूएसए के साथ मिलकर हम बना रहे हैं, ठीक है ना। पर जो हमारे फ्रांस वाले इंजन हम बना रहे हैं वो AMCA के लिए है, ठीक है ना। AMCA जो है, AMCA, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे development of AMCA is planned in 2 phases। तो AMCA के 2 phases में डेवलपमेंट होगी। एक MK1 बनेगा, AMCA का MK1 बनेगा, जिसके अंदर F414 इंजन यूज किया जाएगा, ठीक है ना, जो कि यूएस के साथ मिलकर बना रहे हैं हम। और एक AMCA MK2 होगा, ठीक है ना, जो ये होगा मोर पावरफुल इंजन चाहिए होगा इसमें, मोर पावरफुल इंजन। और ये हम बना रहे हैं इंजन इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस, ठीक है ना। तो 2 इंजन्स बना रहा है इंडिया, एक यूएस के साथ मिलकर और एक फ्रांस के साथ मिलकर। वेरी फ्यू कंट्रीज हैव अ प्रोप्राइटरी राइट टू जेट इंजन टेक्नोलॉजी एंड इट इज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम क्रिटिकलिटी इन मॉडर्न वॉरफेयर, ठीक है ना। बहुत कम कंट्रीज के पास ये प्रोप्राइटरी राइट है कि वो बना सके, ये टेक्नोलॉजी है जो इंडिया के पास आ रही है। इंडिया मेड अनसक्सेसफुल, इंडिया इसके ऊपर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कर चुका है। इंडिया मेड अनसक्सेसफुल attempt in past to develop jet engine technology locally under प्रोजेक्ट कावेरी। जो प्रोजेक्ट कावेरी था वो कब सैंक्शन किया था, ठीक है ना, सैंक्शनड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी इन 1989 के अंदर प्रोजेक्ट कावेरी जो था उसमें अटेम्प्ट भी किया था इंडिया ने। तो ये है, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा अब MK1 MK2 के अंदर। तो रशियन प्लेन के अंदर यूक्रेन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जा रहे थे, यूक्रेन के सोल्जर्स जा रहे थे जो रशिया ने कैप्चर किए थे, और वो वापस देने जा रहे थे यूक्रेन को कि वहां पर उस प्लेन पे अटैक हो जाता है और वो 65 यूक्रेनियन सोल्जर्स जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो इसको टेररिस्ट अटैक बता रहा है रशिया, ठीक है, कि गलत क्या यूक्रेन ने। अब जो है यहाँ पर वॉर की बात हो रही है, देखो यार ये समझने वाली ज्यादा बात है rather than लिखना। यूक्रेन रशिया की जो वॉर चल रही है उसके अंदर जो ऑथर है वो कह रहा है कि जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्लीक है, मतलब बहुत ही अजीब सा फ्यूचर है कि क्या ये वॉर जो है यूक्रेन जीत पाएगा, बहुत कम चांसेस हैं। क्योंकि रशिया नो डाउट एक बार बीच में वीक हुआ था, बट अब रशिया ने बहुत ज्यादा एरिया जो है वापस से रिकैप्चर कर लिया है यूक्रेन का। क्या यूक्रेन वो एरिया छुड़वा पाएगा और वॉर जीत पाएगा? वो कह रहा है, ऑथर कह रहा है बहुत ही मुश्किल है। क्यों? उसके मल्टीपल रीजंस हैं। वो कह रहे हैं एक रीजन तो देखो ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रही हूँ। एक रीजन है इजराइल हमास की वॉर, इजराइल गाजा की वॉर, क्योंकि अब यूएसए जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा बिजी हो गया है और यूएसए से इनको क्या चाहिए, यूएसए से इनको फंड्स चाहिए। अब जो यूएसए को अगर फंड्स देने हैं तो वो इजराइल को प्रेफरेंस देगा रादर देन यूक्रेन, क्योंकि इजराइल उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वॉर भी जो है वो सीरियस बनती जा रही है, क्योंकि इसके अंदर ईरान है, ठीक है, हमास हूथी जो है वो रेड सी पर अटैक कर रहे हैं, मतलब यूएस अपनी चीजों में बिजी हो रहा है। दूसरा, आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है, ऑथर कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं यूएस के, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बन सकते हैं, और वहां पर 2024 में इलेक्शंस भी हैं, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप अगर पावर में आ जाते हैं, वो सबसे पहला काम करेंगे कि वॉर को बंद करवाएंगे, ठीक है ना। और ऑब्वियसली उसके अंदर जो जेलेंस्की है उसको, मतलब जो वहां का प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, ठीक है, उनको मतलब पता चल रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है वो ना तो यूएस को जो फंड्स यूएस फंड्स दे रहा है वो देने देंगे, और ना ही जो नाटो से फंड्स आ रहे हैं वो देने देंगे। वो तो नाटो को पसंद ही नहीं करता था ऑन द फर्स्ट प्लेस। डोनाल्ड ट्रंप जब वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के, दोबारा बन सकते हैं इस बार, चांसेस बहुत हाई लग रहे हैं, तो वो तो सभी वॉर बंद करवा देंगे। और जो कहते हैं इजराइल गाजा, वो सभी वॉर बंद करवा देंगे, वो नहीं वॉर होने देंगे, वो सिर्फ बिजनेस देखते हैं कि पैसे कमाओ चिल मारो, वो नहीं वॉर होने देंगे, ठीक है। तो अब रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि शायद यूक्रेन जो है अपनी टेरिटरीज लॉस कर देगा, शायद यूक्रेन जो है ये वॉर लूज आउट, मतलब हार जाएगा, एंड ये जो है ऑथर कह रहा है। अब कितना सच है कितना झूठ हमें नहीं पता, बट अब इसमें से हमें क्या चीज लिखनी है, हमें लिखना है जो कौन से एरियाज कैप्चर करे हैं और ये प्लेन वाला इशू क्या हुआ है। तो लिखेंगे crash of Russian plane with Ukrainian prisoners
with Ukrainian prisoners of war on board has once again has shown, नहीं बस यही once again, ठीक है ना, ये क्रैश हो गए। तो इसके अंदर क्या हुआ, 65 यूक्रेनियन सोल्जर्स लॉस्ट लाइफ। कहाँ पे, बेलगोरोड में, रशियन बॉर्डर टाउन, ठीक है ना। अब रशिया कह रहा है कि ये यूक्रेन ने मिसाइल चलाई थी इसके ऊपर, ठीक है ना। यूक्रेन वाले कह रहे हैं हम दिखा देंगे, हमने नहीं करा। रशिया हैज मेड, ये इंपॉर्टेंट है, हैज मेड टेरिटोरियल गेन्स इन द ईस्ट कैप्चरिंग मारिनका, ठीक है, मेकिंग एडवांसेस इन दिवका, ये नाम नोट करने पड़ेंगे, और कुपियांस्क, ये यूक्रेन के एरियाज हैं जो रशिया ने कैप्चर करे हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब स्टोरी मैंने सुना दी थी, loggery.in पर आप जा सकते हो और वहाँ पर अगर आपको लेक्चर्स खरीदने हैं तो लेक्चर्स खरीद सकते हैं। अगर आपको लेक्चर्स जो हैं करंट अफेयर्स के 6 to 7 to 8 आवर्स के मैक्सिमम ये लेक्चर्स होंगे, जहाँ पे आपका फुल मंथ बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपने रिविजन नहीं करी, आपको रिविजन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मई 2023 से नवंबर 2023 के आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए हुए हैं मैंने। दिसंबर बहुत जल्दी आ जाएगा और जनवरी भी आ जाएगा। MCQs जो है अगर आपने नहीं खरीदे हैं प्लीज़ खरीद लीजिए। जनवरी 2024 के जो MCQs हैं, आई थिंक टेस्ट 1 to 5 लाइव हो चुका है, और 6 to 10 जो है, या फिर 10 के बाद भी जो है वो बहुत जल्द लाइव आपको दिख जाएंगे, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 बार आपको अटेंड मिल रहा है, जितनी मर्जी बार चाहे आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डेली नोट्स चाहिए तो वो भी मिल रहे हैं वेबसाइट पर, एंड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए गए हैं, SLAT, MHCET 3 ईयर 5 ईयर के, ठीक है, CUT PG के, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, मिलेंगे कल 6 बजे 6 PM पे। एंड ऑल्सो जिसकी फर्स्ट क्लास है वो भी बता देना कौन सी क्लास पे आप चल रहे हो, ठीक है, कैसा चल रहा है सब, ये कमेंट करके बता देना, ये मुझे मोटिवेट करते हैं आपके कमेंट्स। और कल संडे है तो डाउट सेशन होगा, तो आज की वीडियो के नीचे अगर आप चाहते हैं कल को आपका डाउट पिक हो तो डाउट्स ज़रूर अपने ड्रॉप कर देना। आपका डाउट जो है मैं वो बता दूंगी कि क्या है क्या नहीं।